स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या मतलब हुआ? थिंक का मतलब होता है सोचना और स्पीक का मतलब बोलना। थिंक बिफोर यू स्पीक मतलब कि बोलने से पहले सोचो। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप जो भी मैं वर्ड मीनिंग आपको बताऊं, यदि आपके लिए उसमें से कोई भी एक नया वर्ड आपको मिले तो आप उन्हें ज़रूर नोट करें, और यदि आपको कोई भी ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो आप उसे भी ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ पुअर एंड लोनली ओल्ड मैन लिव्ड इन आ स्मॉल विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा आज की जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना या किसी स्थान पर निवास करना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ पुअर एक गरीब, एंड लोनली। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। लोनली का मतलब होता है अकेला, और ये एक एडजेक्टिव है। मतलब जब एक बार एक गरीब और अकेला ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी लिव्ड रहता था इन आ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ पुअर एंड लोनली ओल्ड मैन लिव्ड इन आ स्मॉल विलेज मतलब एक बार एक गरीब अकेला और बूढ़ा आदमी एक गांव में रहता था। Many times he would say, I have no family. It would be better if I killed myself। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम पास्ट में कोई भी ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम पास्ट में किसी भी चीज़ को शो करते हैं कि हम इस काम को किया करते थे, राजू वहाँ जाया करता था, मैं खेला करता था, जब आप इस तरह के वाक्य बनाएंगे जहाँ पे लास्ट में करता करती करते आएगा तो वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और दोस्तों वुड का प्रयोग ज़्यादातर स्टोरीज़ में ही किया जाता है जब हम पास्ट में किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मैनी टाइम्स मतलब कई बार या अनेकों बार, कई बार। ही वुड से मतलब वह बोलता, आई हैव नो फैमिली। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है, और ये पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। आई हैव नो फैमिली मतलब मेरा कोई परिवार नहीं है। इट वुड बी बेटर मतलब ये अच्छा होता। इफ़ आई किल्ड माई सेल्फ यदि मैंने खुद को मार दिया होता। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। मैनी टाइम्स ही वुड से मतलब कई बार वह कहता, आई हैव नो फैमिली इट वुड बी बेटर इफ़ आई किल्ड माई सेल्फ मतलब मेरा कोई परिवार नहीं है और ये अच्छा होता यदि मैंने खुद को मार दिया होता। चलिए आगे देखिए। एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द फॉरेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आप पास्ट के जो अफर्मेटिव है उसे आप बहुत अच्छे से बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो मैं स्टोरीज़ लाता हूँ वो पास्ट में ही होती हैं। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, ही वेंट टू द फॉरेस्ट मतलब हर सुबह वह जंगल जाता। ही वुड कट सम ट्रीज एंड
गैदर द वुड इन आ बंडल। और दोस्तों जैसा यहाँ पर आपने वुड, जैसे ऊपर वुड का प्रयोग किया गया था, यहाँ भी वुड का ही प्रयोग किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम पास्ट में कोई भी स्टोरी या कोई भी किसी के बारे में बात करते हैं जहाँ पर हमारा जो वाक्य की टेल पर करता करती करते जैसा शब्द आया, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और साथ में आप इस चीज़ को नोट भी करें कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट से हो और उस वाक्य का जो अंतिम जो शब्द है, जो लास्ट उसकी जो टेल पर जो आपको शब्द दिखाई देगा, यदि वो करता करती करते हैं तो वहां पर वुड का प्रयोग किया जाएगा और हमेशा ही वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। चलिए तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। ही वुड कट सम ट्रीज, मतलब वह कुछ पेड़ काटता। एंड गैदर द वुड, और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। एंड गैदर द वुड, और वुड मतलब लकड़ी, और लकड़ी को इकट्ठा करता इन ए बंडल, एक बंडल में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हर सुबह वह जंगल जाता। ही वुड कट सम ट्रीज, वो कुछ पेड़ों मतलब कुछ पेड़ों को काटता। एंड गैदर द वुड इन ए बंडल, और लकड़ी को इकट्ठा करता एक बंडल में। देन ही वुड सेल दैम इन द मार्केट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है SELL, आप इसे नोट कर लीजिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ड है शायद आपको इसकी मीनिंग अच्छे से पता होगी। SELL, सेल का मतलब होता है बेचना। अक्सर आप कई लोग सेल में एक और वर्ड यूज़ करते हैं SALE। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ SALE ये भी एक शब्द है जिसे हम सेल प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी कि SALE, ये सेल जो है वो एक वर्ब नहीं है, वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है बिक्री। लेकिन बिक्री करना नहीं, बिक्री करना या फिर बेचने के लिए हमें SELL का प्रयोग करना होता है जो कि एक वर्ब है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। तो क्या मतलब हुआ, देन ही वुड सेल दैम, और ये जो दैम है वो ऑब्जेक्ट है, और ये जो दैम है वो लकड़ियों के लिए प्रयोग किया गया है। ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु की जगह पर किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करें तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, देन ही वुड सेल देम, फिर वह उनको बेच देता इन द मार्केट, बाजार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देन ही वुड सेल देम इन द मार्केट, मतलब फिर वह उनको बाजार में बेच देता। चलिए आगे देखिए। विद द मनी, विद द मनी दोस्तों, ये जो विद है ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। आमतौर पर विद का मतलब होता है साथ। आपने इस वर्ड को काफ़ी बार यूज़ भी किया होगा। अक्सर आपने शादी के कार्ड्स में देखा होगा, जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उसमें विद फैमिली लिखा होता है। विद फैमिली का मतलब होता है परिवार सहित। विद का मतलब आमतौर पर साथ ही होता है, ये हमने बचपन में सीखा है स्कूलों में। लेकिन विद एक कंजक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो जब इसका कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब हो जाता है से। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें। तो क्या मतलब होगा, विद द मनी, तो यहाँ पर पैसों के साथ नहीं होगा इसका मतलब होगा विद द मनी, पैसों से। ही विद द मनी मतलब पैसों से। ही वुड बाय सम फूड, मतलब वह कुछ खाना खरीदता, टू ईट, खाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला, विद द मनी ही वुड बाय सम फूड टू ईट, मतलब पैसों से ही वुड बाय सम फूड टू ईट, मतलब पैसों से वह कुछ खाना खरीदता खाने के लिए। टू ईट मतलब खाने के लिए, और जो ईट है ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए आगे देखिए। वंस मतलब होता है एक बार। वंस ही हैड हाई फीवर। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इसे भी नोट करें, ये हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ पास्ट में कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाएगा। यदि वो प्रेजेंट में है तो वहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग होगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यदि वो पास्ट में है तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हो, वंस ही हैड हाई फीवर, मतलब एक बार उसे तेज बुखार था। फीवर का मतलब बुखार और हाई मतलब तेज। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वंस ही हैड हाई फीवर, मतलब एक बार उसे तेज बुखार था। बट लेकिन ही स्टिल वेंट टू वर्क। दोस्तों STILL स्टिल इसको पढ़ा जाता है, और आप इसके मतलब को आप इसकी जो मीनिंग है उसे नोट कर लीजिए। स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी। यदि आप इसको आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, अभी भी और फिर भी। तो यहाँ पर इसको फिर भी के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ, बट ही स्टिल वेंट टू वर्क, लेकिन वह फिर भी काम पर गया। बिकॉज क्योंकि, इफ़ यदि, ही वुड नॉट गो यदि वो नहीं जाता, देन फिर, ही वुड नॉट गेट द मनी
मतलब उसे पैसे नहीं मिलते, पैसे प्राप्त नहीं होते, फॉर फूड भोजन के लिए, खाने के लिए, एंड मेडिसिन दवाइयों के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको इसका मतलब भी पता लग गया होगा। जैसा हमने देखा कि इसमें लिखा था कि वो पैसों से खाना खरीदता खाने के लिए, और जब उसे एक बार बहुत तेज़ बुखार था फिर भी वह काम पर गया। तो यहाँ पर स्टिल का मतलब है फिर भी वह काम पर गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज इफ़ ही वुड नॉट गो, यदि वो नहीं जाता, देन ही वुड नॉट गेट द मनी फॉर फूड, तो उसे पैसे नहीं मिलते, प्राप्त नहीं होते खाने के लिए एंड मेडिसिन और दवाइयों के लिए। चलिए आगे देखिए। एज जैसे कि ही वॉज कैरिंग बैक द, एज ही कैरिंग बैक द बंडल ऑफ वुड। कैरिंग बैक का मतलब क्या मतलब हुआ? एज ही वॉज कैरिंग बैक द बंडल ऑफ वुड, मतलब जब वे जो लकड़ी के इस बंडल को, गट्ठर को वापस लेके आ रहा था, ढोके, और कैरी का मतलब होता है ढोके लाना, की चीज़ को ढोके ला रहा था। ही सैड, उसने कहा, अगेन उसने, ही सैड अगेन, उसने दोबारा कहा, आई हैव नो वन टू हेल्प मी, मतलब मेरे पास कोई नहीं है, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए। आई विश मतलब मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, आई विश यमराज से, आई विश यमराज टेक्स मी अवे, और मैं इच्छा करता हूँ कि जो यमराज हैं वो मुझे ले जाएं। टेक्स मी अवे मतलब वो मुझे ले जाएं। चलिए आगे देखिए। यमराज द लॉर्ड ऑफ द डेथ वॉज पासिंग बाय। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जिसकी टेल पर रहा था, रहती, रहते जैसे शब्द आते हैं। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और आप इसको नोट कर सकते हैं। पास बाय का मतलब होता है होकर गुजरना। जब हम कहीं से होके गुजरते हैं तो होके गुजरने के लिए पासिंग बाय, पास बाय का यूज़ किया जाता है, और ये फोर्थ में पासिंग बाय। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? यमराज मतलब यमराज हैं द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के स्वामी हैं, जो मतलब कि मृत्यु के, मौत के जो स्वामी हैं, वॉज पासिंग बाय, वो वहाँ से गुजर रहे थे। ही हर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस, और यहाँ मैन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ? ही हर्ड, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है, ही हर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस, मतलब फिर क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही हर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस, उन्होंने उस बूढ़े आदमी की आवाज़ को सुन लिया। सो इसलिए ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन, और बिफोर का मतलब होता है सामने, बिफोर का मतलब पहले भी होता है, और यहाँ पर इसका मतलब है सामने, और अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सो इसलिए ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन, मतलब वह बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुए। एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, टू अकम्पनाई हिम टू हेवन विद हिम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन, इसलिए वो बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुए। एंड आस्क्ड हिम टू अकम्पनाई, अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना, और उसको साथ चलने को कहा। टू हेवन स्वर्ग, विद हिम उन अपने साथ। इफ ही विश्ड, यदि उसकी इच्छा हो। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन द ओल्ड मैन सैड, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, ओह आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प। और दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि आस्क के साथ आप फॉर भी जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मांगना। तो क्या मतलब हो जाएगा? ओह आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प, मतलब मैं सिर्फ कोई मदद मांग रहा था। सम हेल्प मतलब मैं किसी तरह की, या मैं कोई मदद मांग रहा था। यमराज हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू कैरी द बंडल, जो यमराज थे उन्होंने उस बूढ़े आदमी की मदद की। टू कैरी द बंडल, उस बंडल को मतलब जो गट्ठर था लकड़ी का उसको ढोने में उस बूढ़े आदमी की मदद की। एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ का मतलब होता है मन मन में। तो क्या मतलब हुआ? एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ, और वो मन ही मन मुस्कुराए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है इसका? डू नॉट कर्स योर कंडीशन। दोस्तों कर्स को आप नोट कर लीजिए, ये इसकी मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। कर्स का मतलब होता है किसी को अभिशाप देना, कोई बद्दुआ देना, कोसना, उसे कर्स कहा जाता है, और ये एक वर्ब है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? डोंट कर्स योर कंडीशन, मतलब अपनी कंडीशन को, अपनी स्थिति को मत कोसो। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और एक छोटे साथ में मज़ेदार भी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको
हर वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझाने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो अगर अच्छी ना लगी हो तो ज़रूर डिसलाइक करें। और दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।